नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के ज्यामिति भाग के एक महत्वपूर्ण बिंदु त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, त्रिभुज है तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। आकृति बंद होना अत्यावश्यक है तथा यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज भी कहलाता है। मतलब त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कहलाता है। आप ये बात ध्यान रखिए। अब त्रिभुज के अवयव देखिए, जो हमने सर्वांग समता में पिछले पाठों में पढ़ा है, जहाँ पर एस और ए की बात होती है, तो वहाँ पर जो एस होता है वो त्रिभुज की भुजाओं के बारे में बताता है। तो एस होती हैं साइड्स, मतलब त्रिभुज की भुजाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में साइड कहते हैं, इसलिए उसे एस से निरूपित किया जाता है। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। इसी प्रकार यदि हम त्रिभुज के दूसरे भाग की बात करें तो वह है त्रिभुज के कोण अर्थात एंगल, जिन्हें हम ए से दर्शाते हैं। तो त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। जब हम त्रिभुज की सर्वांग समता तथा समरूपता की बात करते हैं तब भी हम इन्हीं अवयवों के बारे में बात करते हैं, एस साइड्स अथवा ए एंगल, भुजा तथा कोण। अब यदि हम सर्वांग समता तथा समरूपता के बारे में बात करें तो हम इन दोनों चित्रों से देखते हैं कि पहले चित्र में सर्वांग समता में दो त्रिभुज दर्शाए गए हैं, अर्थात इनके सभी अंग मतलब कोण और भुजाएं समान हैं, मतलब इनका आकार और आकृति दोनों समान हैं। दूसरे चित्र की बात करें तो यहाँ पर दो ताजमहल दिखाए गए हैं दोनों ताजमहल, लेकिन इनका आकार अलग अलग है। देखिए, आकृति समान होने की वजह से हम इन दोनों को ही ताजमहल कह रहे हैं, लेकिन इनका आकार अलग अलग है। तो देखिए, अगर आकार व आकृति दोनों समान हो तो वह सर्वांग समता कहलाएगी, तथा यदि आकृति समान हो तथा आकार का समान होना आवश्यक नहीं है इसमें, तो यह चीज़ समरूपता की शर्त को निभाएगी। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज के संदर्भ में। तो त्रिभुज के संदर्भ में यदि हम समरूप तथा सर्वांग समता में अंतर देखें तो दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होंगे यदि दोनों त्रिभुजों के परस्पर भुजा भी तथा कोण समान हो। भुजा तथा कोण दोनों बराबर होना जरूरी है सर्वांग समता में। तथा यदि त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बात करें तो दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यदि उनके कोण तो बराबर हों, मतलब उनके परस्पर कोण बराबर हों, तथा उनकी जो भुजाएं हैं वो परस्पर समान अनुपात में होनी चाहिए, तो वे दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप कहलाएंगे। तो ये सर्वांग समता तथा समरूपता में अंतर है। अर्थात हम सर्वांग समता व समरूपता की प्रॉपर्टीज मतलब शर्तों के आधार पर यह कह सकते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुज सदैव परस्पर समरूप होंगे, परंतु दो समरूप त्रिभुज सदैव परस्पर सर्वांगसम हो यह जरूरी नहीं है। अब त्रिभुजों की समरूपता के संबंध में परस्पर अवयवों का चयन किस प्रकार किया जाता है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप हो त्रिभुज PQR के, तथा यदि कोण A बराबर कोण P हो जो कि हमने पीले रंग से दर्शाया, कोण B बराबर कोण Q हो जो कि हमने आसमानी रंग से दर्शाया है, कोण C बराबर कोण R हो जो कि हमने लाल रंग से दर्शाया है। तो इस प्रकार इनसे संबंधित जो भुजाएं होंगी, तो कोण A के सामने वाली भुजा के साथ हम कोण P के सामने वाली भुजा लेंगे, कोण B के सामने वाली भुजा के साथ कोण Q के सामने वाली भुजा लेंगे, तथा कोण C के सामने वाली भुजा के साथ कोण R के सामने वाली भुजा लेंगे। मतलब कि संबंधित कोणों से सामने वाली भुजाओं को अनुपातिक रूप में लिया जाता है बराबर। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CA बटे RP, और इसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। आइए अब एक प्रमेय के बारे में चर्चा करते हैं जिसका कथन कई प्रश्नों को हल करने में सहायक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं।
अब हम इन भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सहारा लेंगे, जिसमें इन भुजाओं को आधार मान लिया जाएगा। तो जिन भुजाओं के अनुपात की हमें बात करनी है वो हैं AD, BD, AE तथा EC। तो जब इन्हें हम आधार मानेंगे तो संबंधित ऊंचाई भी ज्ञात होना चाहिए। तो इसलिए हम दो लंब डालेंगे EN तथा DM। ये दो लंब हैं जो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में ऊंचाई का काम देंगे। तो आइए देखते हैं। जब हम AD की बात करेंगे तो उससे संबंधित त्रिभुज है ADE। तो त्रिभुज और BD की बात जब करेंगे तो हम उससे संबंधित त्रिभुज होगा BDE। तो इन दोनों त्रिभुजों की क्षेत्रफल की हम तुलना करते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2, इसका आधार है AD गुणा इसकी ऊंचाई हो जाएगी EN। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार BD और इसकी ऊंचाई हो जाएगी गुणा वही EN। ऊंचाई दोनों के लिए समान रहेगी। तुलना करने के लिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू 1/2 गुणा AD गुना EN अपॉन 1/2 गुणा BD गुणा EN। तो अनुपात निकालने के लिए इसको सरल कर लेते हैं। तो EN से तो EN कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/n। तो यहाँ पर बचा AD अपॉन BD और हमें चाहिए भी यही था। इसी प्रकार अब हम इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। इसी प्रकार हम AE तथा EC भाग के लिए त्रिभुज लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 गुणा, अब आधार AE लेंगे गुणा इसके संदर्भ में ऊंचाई हो जाएगी DM। और त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 गुणा EC आधार गुणा ऊंचाई सेम रहेगी DM। अब हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC निकालेंगे तो 1/2 गुणा AE गुणा DM और 1/2 गुणा EC गुणा DM हो जाएगा। DM से DM कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो हमारे पास बचा AE अपॉन EC और इसे हम समीकरण 2 का नाम देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में अंश ADE है लेकिन हर अलग अलग हैं। तो इसके लिए देखिए हम जानते हैं कि यदि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के मध्य दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि BC समांतर है DE के और इनके मध्य जो त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल समान होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इक्वेशन 3 की सहायता से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 के LHS बराबर होंगे तो इनके RHS भी बराबर होंगे। इसका मतलब AD बटे BD या DB बराबर AE बटे EC होगा। इसका मतलब त्रिभुज की भुजा BC के समांतर जो रेखा DE है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। और यह प्रमेय कई सवालों में काम आती है और समरूप त्रिभुज की एक महत्वपूर्ण प्रमेय कहलाती है। आइए अब इससे संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB व CD समांतर हैं और असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E तथा F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। तो हमें दर्शाना है कि AE बटे ED बराबर BF अपॉन FC। तो देखो AE बटे ED बराबर BF अपॉन FC सिद्ध करने के लिए हमें एक ब्रिज की सहायता लेनी पड़ेगी जो कि होगा इसका विकर्ण AC। तो पहले AE अपॉन ED से हम AGGC तक पहुंचेंगे और AGGC से हम BFFC तक पहुंच जाएंगे। तो हमने A को C से मिला दिया है जो EF को G बिंदु पर काटता है। अब हमारे पास दो त्रिभुज हो गए ADC तथा ABC। तो अब हम पहले त्रिभुज ADC की जब बात करते हैं तो इसकी भुजा DC EG के समांतर है। तो हम कह सकते हैं
कि त्रिभुज ADC में EG समांतर DC, तो AE बटे ED बराबर AG बटे GC। इसे हम समीकरण 1 का नाम देते हैं और ये हमने प्रमेय से लिखा है, जो कि हमने अभी लास्ट सेशन में पढ़ी थी। और इसी प्रकार त्रिभुज ABC में AB समांतर GF, तो इससे हम कह सकते हैं AG बटे GC बराबर BF अपॉन FC। इसे हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे। तो अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 में AE बटे ED बराबर BF अपॉन FC हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। इस प्रकार हम प्रमेय की सहायता से सवालों को हल कर सकते हैं। प्रमेय पर आधारित अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो ABCD को समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें इसकी कोई भी दो भुजाएं समांतर सिद्ध करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए पहले हम इसके विकर्णों को आपस में मिला देते हैं। A को C से तथा B को D से मिला देते हैं तथा BC के समांतर एक रेखा हम PQ खींचते हैं। याद रखिए, हमें ये नहीं पता है कि AD और BC समांतर हैं, इसलिए हम सिर्फ BC के समांतर बोल रहे हैं कि PQ जो हमने स्वरचित रेखा बनाई है वो BC के समांतर है। तो यदि हम ABC त्रिभुज की बात करें तो इसमें PO जो होगा वो BC के समांतर होगा, क्योंकि पूरी रेखा PQ BC के समांतर है। तो त्रिभुज ABC में PO समांतर BC होगा। तो इसके प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि AP बटे PB, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के आधार पर AP बटे PB बराबर AO बटे OC। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए, इस PQ रेखा जो हमने BC के समांतर बनाई है, यह दूसरे एक त्रिभुज में और काम में आ रही है BDC। तो उसमें भी हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाते हैं। तो त्रिभुज BDC में हम देखते हैं कि जब PQ समांतर है BC के, तो OQ समांतर होगा BC के। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से OD बटे OB बराबर DQ बटे QC। इसे हम समीकरण 2 कह देते हैं। प्रश्न में हमें संबंध दिया हुआ है, एक रिलेशन की AO बटे OB या BO बराबर CO बटे DO। तो अब इसे समीकरण 2 के हिसाब से सेट करेंगे तो DO बटे BO बराबर हो जाएगा OC बटे OA। इसे हम समीकरण 3 कह देंगे। अब समीकरण 2 व 3 में हम देखते हैं कि दोनों ही समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि DQ बटे QC बराबर OC बटे OA, और जो ये इसे हम समीकरण 4 कह देते हैं। तो समीकरण 4 का यह संबंध त्रिभुज ACD के लिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का काम करता है। तो त्रिभुज ACD के लिए हम कह सकते हैं कि OQ जो होगा वो समांतर होगा AD के, और चूंकि OQ PQ का ही एक भाग है तो PQ भी समांतर होगा AD के। और जैसा कि हम पहले के समीकरणों में देख चुके हैं कि PQ समांतर है BC के, और अभी हमने याद किया PQ समांतर है AD के, तो BC समांतर होगा AD के। अर्थात BC यदि AD के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि हमें इस चतुर्भुज की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर प्राप्त हो चुका है।
जो कि है BC समांतर AD। इस प्रकार हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के आधार पर कई सवालों को हल कर सकते हैं। तो परीक्षा में हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किस सवाल में कौन सी प्रमेय को हम काम में ले सकते हैं। एक अन्य प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC, तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है। सबसे पहले हम त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज ABC और BC पर एक बिंदु D बनाते हैं और हम इस D को A से मिला देते हैं तो हमें AD प्राप्त होता है। अब हमें जो प्रश्न में संबंध ज्ञात करना है उसमें CA का स्क्वायर है, अर्थात हमें 3 में से उन 2 त्रिभुजों को लेना है जिनमें CA आता हो। तो CA देखिए, एक तो त्रिभुज ABC में आ रहा है, CA आ रहा है, और एक त्रिभुज ADC में भी CA अर्थात AC आ रहा है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो इन दोनों त्रिभुजों को अब हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण C बराबर है कोण C, क्योंकि दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है इसलिए यह एक उभयनिष्ठ कोण है जो कि दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है, कॉमन है। तथा कोण ADC बराबर कोण BAC, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। देखिए, समरूपता के बाद में उनका ऑर्डर अर्थात क्रम बहुत तरीके से लिखना जरूरी है। कोण के आधार पर हम उनका क्रम लिखते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज का एंगल जो A है वो छोटे वाले त्रिभुज के D एंगल के बराबर है। C दोनों में कॉमन है, उसे हम तीसरे नंबर पे लिख देते हैं। अब जो बचा बड़े वाले त्रिभुज में तो बचा B, तथा छोटे वाले त्रिभुज ADC में बचा A, उन्हें हम बीच में लिख देते हैं। तो यह एक सही क्रम में लिखना अत्यावश्यक है ताकि हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को काम में ले सकें। तो अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DAC के। तो यदि हम इसमें आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को काम में लें तो हम 3 भुजाओं के जोड़ों में से उन 2 जोड़ों को काम में लेंगे जिनमें CA आ रहा हो, क्योंकि प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है उसमें CA का स्क्वायर है। तो CA जो बड़े त्रिभुज का CA है उसके नीचे हम DC को लिखेंगे। तो CA बटे CD अथवा DC बराबर CB बटे CA। क्रॉस गुणा करने पर CA का स्क्वायर बराबर CB गुणा डॉट CD, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय हमें यह देखना अत्य आवश्यक है कि हमें सिद्ध क्या करना है, उसी के हिसाब से हमें प्रमेय के अवयवों का चयन करना पड़ता है। आइए प्रमेय पर आधारित एक अन्य प्रश्न हल करते हैं कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो खंभे और लड़की दोनों की ऊंचाई अलग अलग इकाई में दी हुई है, तो दोनों को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। पहले तो यह चित्र में देखिए कि ऊर्ध्वाधर खंभे को हमने AB से डिनोट किया है तथा लड़की को हमने CD से डिनोट किया है। तो हम देखते हैं कि लड़की की लंबाई यदि हम पहले ज्ञात करें तो लड़की की जो लंबाई दी हुई है हमें 90 सेंटीमीटर दी हुई है जो कि CD है। तो हम इस सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलें तो इसमें 100 का भाग दे देंगे, तो 0.9 मीटर हम इसे कह सकते हैं। और यदि हम खंभे की बात करें तो खंभे को हमने AB से डिनोट किया है चित्र के अनुसार। तो खंभे की जो ऊंचाई है वह होगी 3.6 मीटर।
हमें ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है। अब दोनों लंबाइयाँ हमें मीटर में ज्ञात हैं। तो यदि हम बात करें 4 सेकंड के पश्चात की, तो लड़की की जो स्थिति में परिवर्तन आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि 4 सेकंड बाद लड़की की परछाई जो आएगी वो हमें ज्ञात करनी। तो लड़की की परछाई को हम x मीटर मान लेते हैं। 4 सेकंड बाद की हम बात करते हैं, और लड़की द्वारा जो 4 सेकंड में दूरी तय की गई है, क्योंकि हमें चाल दी हुई है तो हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 4 जो समय है उसे हम 1.2 चाल से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.8 मीटर, जो कि होगा BD। चित्र के अनुसार BD हो गया 4.8। इस स्थिति में हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, जिसमें एक खंभे से संबंधित है तथा दूसरा लड़की की ऊंचाई से संबंधित है। तो त्रिभुज ABE जो कि खंभे से संबंधित है, वह त्रिभुज CDE जो कि लड़की से संबंधित है में कोण E बराबर होगा कोण E के, जो कि उभयनिष्ठ है। दोनों में कॉमन है यह एंगल कोण E, तथा कोण B बराबर कोण D जो कि 90 डिग्री है। ऊर्ध्वाधर लंबाई की हम बात कर रहे हैं। तो जब हमने 2 त्रिभुजों के बराबर दिखा दिए हैं तो हम इन्हें समरूप कह सकते हैं। तीसरा कोण ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CDE के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम इसमें आधारभूत अनुपातिक प्रमेय यदि लगाएं तो AB बटे CD बराबर BE बटे DE। तो AB 3.6 है, CD है लड़की की लंबाई 0.9, BE हमारे पास x प्लस 4.8 तथा DE हमारे पास है x जो कि लड़की की परछाई है। काटने पर हमें प्राप्त होता है 9 को अगर हम 36 से काटें तो 4, और इसे अब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 गुणा हो जाएगा x से, तो हो गया 4x बराबर x प्लस 4.8 जो 1 से गुणा होगा। तो 4x में से x गए तो 3x बराबर 4.8, x बराबर 4.8 बटे 3 बराबर 1.6 मीटर। चूँकि हमने x लड़की की छाया अर्थात परछाई को माना था, तो लड़की की परछाई हमें सवाल में ज्ञात करनी थी। तो लड़की की छाया क्या लड़की की परछाई हो गई 1.6 मीटर। इस प्रकार हम व्यवहारिक प्रश्नों को भी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय की सहायता से हल कर सकते हैं। देखिए, एक मुख्य बात यह है कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को जब हम किसी प्रश्न में काम में लेते हैं तो 3 भुजाओं में से हमें 2 जोड़ों की आवश्यकता होती है अधिकतर। तो हम 3 में से उन 2 जोड़ों को काम में लेते हैं जो हमें या तो प्रश्न में दिए गए हों या हमें उनके बारे में उत्तर ज्ञात करना हो। जैसे कि इस प्रश्न में हमें भुजाओं का जो एक जोड़ा था AB व CD जो लंबाई वाला था वो हमने काम में लिया है, क्योंकि उसके बारे में हमें प्रश्न में दिया हुआ था। इसके अलावा हमने BD व DE काम में लिया है, क्योंकि उसके बारे में हमसे प्रश्न में पूछा गया है। हमने AC अथवा AE अथवा CE को काम में नहीं लिया है, क्योंकि ना तो वह प्रश्न में उसके बारे में कुछ दिया हुआ है, ना ही हमें उसके बारे में कोई उत्तर ज्ञात करना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना आवश्यक है। आइए एक अन्य प्रश्न हल करते हैं। AD और PM त्रिभुजों ABC तथा PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के।
तो हमें सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम के। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर की रचना करते हैं। ए बी सी में ए डी माध्यिका है तथा पी क्यू आर में पी एम माध्यिका है। हमें जो दिया हुआ है उसके बारे में यदि हम बात करें तो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाने पर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर होगा। आगे देखें कि कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा तथा कोण सी बराबर कोण आर होगा। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इन्हें हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। अब जैसा कि हमको पता है ए डी तथा पी एम माध्यिकाएँ हैं, तो बी सी बराबर हो जाएगा 2BD तथा QR बराबर हो जाएगा 2QM। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो BD बटे QM। अब हम बड़े त्रिभुजों से छोटे त्रिभुजों की तरफ पहुंच चुके हैं। छोटे त्रिभुज मतलब ABD तथा PQM। अब हम इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। तो देखें, यदि हम ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम, अर्थात दो त्रिभुजों के बारे में तो हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से अनुपात बराबर बता चुके हैं, तथा कोण B बराबर है कोण Q के, जैसा कि हमें स्टार्ट से ही पता है क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो ऐसे एस नियम से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने दो भुजाओं का तो अनुपात बराबर सिद्ध कर दिया तथा तीसरा हमने कोण बराबर सिद्ध कर दिया। तो हम इसमें ऐसे एस नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। तो इस आधार पर हम इन दोनों छोटे त्रिभुज ABD तथा PQM में आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से देखें तो AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM, और यही हमारा उत्तर है, हैंस प्रूव्ड। साथियों, एक जरूरी बात, जब हम त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध करते हैं तो कोणों को तो बराबर सिद्ध करना पड़ता है तथा भुजाओं के हम अनुपात भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। भुजाएं बराबर सिद्ध करना जरूरी नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ किया, भुजाओं के अनुपात बराबर सिद्ध किए हैं हमने समरूपता में। एक अन्य प्रश्न, आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC व DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बटे DO। तो देखिए, सबसे पहले हमें त्रिभुज ABC तथा DBC का एरिया ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें ऊंचाई पता होना ज़रूरी है। तो हम A से BC पर लंब डाल लेते हैं AP तथा D से BC पर लंब डाल लेते हैं DQ। तो हमें दो छोटे त्रिभुज प्राप्त होंगे APO तथा DQO। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं ABC और DBC का, क्योंकि प्रश्न के उत्तर में हमें ये चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर
तो ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार बी सी गुणा ऊंचाई ए पी बटे डी बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार बी सी तथा ऊंचाई है इसकी डी क्यू। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल हुआ तो हमारे पास आया इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ए पी बटे डी क्यू। तो हम इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। तो इसके अलावा हमें प्रश्न में ए ओ तथा डी ओ भी चाहिए, क्योंकि हमें संबंध ज्ञात करना है ए बी सी और डी बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात का ए ओ और डी ओ से। तो त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज डी क्यू ओ में यदि हम देखें तो कोण P बराबर कोण Q है जो कि 90 डिग्री है, तथा कोण ए ओ पी बराबर होगा कोण डी ओ क्यू के। दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, एक ही बिंदु पर विपरीत दिशा में बने हुए कोण हैं जो कि बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो दो कोण बराबर सिद्ध करने पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी ओ समरूप होगा त्रिभुज डी क्यू ओ के। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ए पी बटे डी क्यू बराबर हो जाएगा ए ओ बटे डी ओ, और इसे हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे। तो अब देखिए हम क्या देखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 में एक चीज़ समान है, ए पी बटे डी क्यू दोनों जगह आ रहा है। इसका मतलब समीकरण 1 का आर एच एस तथा समीकरण 2 का एल एच एस बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर ए ओ बटे डी ओ, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब आइए एक अन्य महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में अध्ययन करते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात यदि हम दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात की बात करें तो वह उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं उनके वर्ग के बराबर अनुपात के बराबर होता है। जैसे हमने दो त्रिभुज लिए ए बी सी तथा पी क्यू आर, तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अब चूंकि हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इनके लंब की रचना कर लेंगे। ए बी सी का लंब है ए एम तथा पी क्यू आर का लंब है पी एन। तो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हम कह सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार। अब हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से 1/2 गुणा आधार बी सी गुणा ऊंचाई ए एम जो कि हमने रचना की है बटे 1/2 गुणा आधार क्यू आर, और इसकी ऊंचाई हमने मानी है पी एन जो कि हमने स्वरचित लंब की रचना की है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर को हम लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, और साथ में है ए एम अपॉन पी एन। अब हमें ए एम अपॉन पी एन को भी ए बी अपॉन पी क्यू आर तक पहुंचने के लिए हम दो त्रिभुज ए बी एम तथा पी क्यू एन के बारे में संबंध ज्ञात करेंगे कि ये समरूप हैं अथवा नहीं। उससे हम ए बी और पी क्यू तक पहुंच सकते हैं। और यदि हम ए बी अपॉन पी क्यू तक दोबारा ए एम अपॉन पी एन से पहुंच गए तो हमें ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम त्रिभुज ए
बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्योंकि ट्रायंगल ABC व PQR समरूप हैं। एंगल M बराबर एंगल N बराबर 90 डिग्री परपेंडिकुलर हैं। दो कोण बराबर सिद्ध करने के बाद हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM समरूप होगा त्रिभुज PQN के। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाने पर हम देखते हैं कि AB बटे PQ बराबर AM बटा PN। इसे हम समीकरण 2 कहते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB अपॉन PQ। अब AM अपॉन PN की जगह हम लिखेंगे AB अपॉन PQ बराबर AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर बराबर BC बटे QR का स्क्वायर बराबर CA बटे RP का स्क्वायर। अतः दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और यह प्रमेय कई सवालों में काम आती है, तो इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए एक और इम्पोर्टेंट प्रमेय के बारे में चर्चा करते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि B से D पर लंब डाला गया है। B पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ था। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD पर चर्चा करें तो कोण A बराबर कोण A होगा। दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है तथा कोण ADB बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यदि कोणों के आधार पर क्रम जमाएं तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। B के साथ D लिया है क्योंकि वहाँ B 90 डिग्री का है और दूसरी तरफ D 90 डिग्री का है। अब हम दूसरी ओर त्रिभुज ABC के साथ यदि त्रिभुज BDC को देखें समरूपता के लिए तो कोण C बराबर कोण C है, दोनों में उभयनिष्ठ है तथा कोण ABC बराबर कोण BDC, यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो क्रम से जमाने पर त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDC के। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। यह प्रमेय कई सवालों में काम आती है, तो इसे हमें डायरेक्ट भी याद रखना जरूरी है कथन को। अगला बिंदु पाइथागोरस प्रमेय हम पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है, तो B के सामने वाली भुजा AC कर्ण होगी तथा BC आधार तथा AB लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चित्र के अनुसार AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आइए हम अब अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ACD में यदि हम AD स्क्वायर की बात करें जो कि लंब है, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। समीकरण 1। त्रिभुज ADB में देखें तो यहाँ भी हम AD स्क्वायर ही लेते हैं बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब यहाँ देखिए AD जो है हमारा स्वरचित है, तो हम इसे विलुप्त करना चाहेंगे, इसे हटाना चाहेंगे। तो समीकरण 1 व 2 में हम देखते हैं कि दोनों तरफ AD है,
तो समीकरण 1 व 2 से AC² माइनस CD² बराबर AB² माइनस BD²। समीकरण 3 हम जानते हैं कि DB बराबर 3CD जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर BC के दो भाग हैं CD तथा DB। तो हम कह सकते हैं समीकरण 4 के अनुसार CD बराबर BC/4, क्योंकि यह BC का चौथा भाग है, समीकरण 4 से हम देख सकते हैं, तथा BD बराबर 3/4 BC, क्योंकि 4 में से 3/4 वाला भाग BC का BD है। तो अब हम CD तथा BD के ये मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में मान रखेंगे तो AC² माइनस BC/4 का स्क्वायर बराबर दोबारा AB², अब BD की जगह लिखेंगे माइनस 3/4 BC का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो AC² माइनस BC²/16, 4 का स्क्वायर 16 बराबर AB² माइनस, इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने पर हम देखते हैं कि 3 का स्क्वायर हो गया 9/16 और साथ में BC का स्क्वायर। तो अब हम AC का स्क्वायर तथा AB के स्क्वायर को एक तरफ ले लेते हैं जैसे, तो AB² बराबर हो जाएगा AC² प्लस 9/16 BC² माइनस BC²/16, पक्षांतरण करने पर AB² ज्यों का त्यों, AC² ज्यों का त्यों। अब साथ में इनको हल करेंगे तो 8/16 का BC²। अब AB² बराबर AC², 8/16 को काटने पर मिला 1/2 BC²। 2 को एडजस्ट करने पर पूरे समीकरणों को 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC², जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली में त्रिभुज के अवयव, त्रिभुज की समरूपता, सर्वांग समता व समरूपता में अंतर तथा समरूपता से संबंधित त्रिभुज की प्रमेय और थोड़ा बहुत पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सवालों को हल किया तथा उनकी प्रॉपर्टीज़ को जाना। आशा है कि आप इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। आगे के वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।